देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि किसी के पिता की लाश के साथ यदि किसी ने नाइंसाफी की हो तो क्या देश उसको माफ करेगा? तो समाधि का मामला था, तो इसको आपने उठाया तो आपकी पार्टी बहुत मजबूत हुई। तो क्या आगामी चुनाव में आपका मुद्दा समाधि होगा? नहीं, मेरा मुद्दा तो बहुत सारा चीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ समाधि भी होगा। एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा जो किसान परिवार से जुड़ा था, आखिर एकाएक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना? ये एक नहीं बना हूँ, चूंकि जहाँ की सभी विधानसभा सीटें भाजपा की हों, 2 सांसद भाजपा के हों, उस गृह जनपद में से आप ताल्लुकात रखते हैं। आप अचानक मोदी जी सामने जो चुनाव लड़ने बनारस चले गए। मैं ईमानदारों की राजनीति को फिर से लाना चाहता हूं, तो मुझे उसी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए मैं बनारस से लोकसभा चुनाव 19 में लड़ा था। आप हैं आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि भाई पटेल। और सबसे पहले पटेल जी, तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई, राजनीतिक सफ़र की जो शुरुआत हुई, आखिर वो कैसे हुई? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सादर अभिवादन। शिक्षा दीक्षा के बाद में थोड़ा सामाजिक रूप से सक्रिय हुआ। इस सक्रियता के साथ साथ 2009 में मैंने देश भ्रमण किया 34 दिन के लिए। 2010 में 40 दिन देश भ्रमण किया, तो मुझे देश की तमाम सारी समस्याएं नज़र आईं। इससे मुझे लगा कि देश का काम मुझे करना चाहिए। जब मैं पूरे देश में 31 अक्टूबर 15 तक रिसर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि देश को सुधारने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पहले एक लेखक के तौर पर देश का भ्रमण किया था, लेकिन लिखते लिखते जो देश की समस्याएं मेरे सामने आई, इससे मुझे लगा कि मुझे स्वतंत्र रूप से एक राजनीतिक पार्टी खड़ा करके और देश की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो मैंने आम जनता पार्टी इंडिया का गठन 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर 2016 में मैंने किया। एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा जो किसान परिवार से जुड़ा था, आखिर एकाएक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना? ये सफरनामा कैसे शुरू हुआ? मैं एकाएक नहीं बना हूँ, चूंकि मेरे परिवार में सगे 4 भाई में ये तय हुआ कि आप देश की राजनीति करेंगे, हम लोग पूरा परिवार संभालेंगे। हमारे माता पिता से लेकर के और भाई और पत्नी बच्चे सब हमारे समर्थन में रहते हैं। आपने देखा होगा, देश के तमाम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग राजनीति में करते हैं उनके परिवार में विरोध होता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा परिवार मेरे लिए मेरे साथ खड़ा रहता है और मेरा समाज मेरे साथ है, देश की आम जनता मेरे साथ है। क्योंकि मैं इस देश में फिर से एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह की राजनीति को, यानी स्वच्छ छवि की राजनीति को देश में लाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, इस पर आगे बढ़ रहा हूं। जहाँ की सभी विधानसभा सीटें भाजपा की हों, 2 सांसद भाजपा के हों, उस गृह जनपद में से आप ताल्लुकात रखते हैं। आप अचानक मोदी जी सामने जो चुनाव लड़ने बनारस चले गए, आखिर वहाँ किन कठिनाइयों का सामना और कैसे आप चुनाव लड़े? अगर मैं ईमानदारों की राजनीति को फिर से लाना चाहता हूं, तो मुझे उसी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए मैं बनारस से लोकसभा चुनाव 19 में लड़ा था। और मेरा एक बार फिर से दावा है कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, यदि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा। यानी अर्थात जो एनडीए का घटक होगा या एनडीए के जो लोग होंगे, जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, नरेंद्र मोदी जी हों अथवा उन पार्टी का कोई दूसरा हो, जहां प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव लड़ेगा, वहीं हरि भाई पटेल चुनाव लड़ेगा। नहीं, भारत देश कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और सभी पार्टियां बड़ी मजबूती से आई मैदान में, और इतने बड़े राजनीतिक गलियारे में जो है आप अपने आप को कैसे फिट कर पाते हैं? देखिए, सरदार भगत सिंह को याद करिए, तो अंग्रेज़ों की तपतपाती हुई यहाँ पर गुलामी थी, तो सरदार भगत सिंह ने अपने पिता से कहा था, मैं दूबे नहीं बो रहा हूँ, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। साथियों, आज बंदूकों का ज़माना नहीं है, आज जनता के वोट का ज़माना है। तो जनता का वोट ही हमारी आवाज़ पर, हमारी बात पर ये मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानता हूँ। देश में एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, इसके बीच से एक तीसरा मोर्चा मैं खड़ा कर रहा हूँ, राष्ट्रीय मोर्चा। और मैं जानता हूँ कि देश की जनता हमारी नीतियों पर हमें वोट करेगी। इस कांग्रेस और सपा जैसी तमाम पार्टियों ने मिल करके अभी हाल ही में मोदी के विरोध में, यानी भाजपा के विरोध में, एक इंडिया नाम करके संगठन बनाया है।
क्या आप भी उसके सदस्य हैं? नहीं, मैं इंडिया का सदस्य ना हूँ, ना एनडीए का सदस्य हूँ। मैं एक तीसरा मोर्चा करा रहा हूँ जिसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा है। और रही बात विकल्प देने की, तो बीजेपी का विकल्प कभी भी कांग्रेस नहीं हो सकती है, ना कांग्रेस का विकल्प बीजेपी हो सकती है। एक सिक्का होता है, उसका सन और पूतल है, उसी प्रकार से बीजेपी है। तो बीजेपी के खिलाफ यदि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई गठबंधन बनता है, जैसा कि इंडिया बना है, वो इसका विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस को हटाकर ये छोटी छोटी पार्टियां विकल्प बनाती तो देश सुन सकता था। लेकिन इस देश को जिसने सबसे ज़्यादा लूटा है कांग्रेस, उसके साथ ये देश जाने को तैयार नहीं है। ये मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में लूटा, उसको बीजेपी वालों ने 10 सालों में लूट लिया है। दोनों लूटने के मामले में बराबर बराबर के पावे पर हैं, तराजू पर दोनों इस समय बराबर हो चुके हैं। दोनों ने देश को खूब लूटा है और निजीकरण की तरफ प्रतिफल रोध ले गए हैं। वही जो जनता पार्टी थी, उसके आगे एक नया शब्द जोड़ करके आम जनता पार्टी मैंने बनाया है, और आम जनता पार्टी उसी नक्शे कदम पर आगे चलेगी। 135 पार्टियां उस समय थी और तमाम संगठन भी उनके साथ थे, तो हमारे साथ भी 135 पार्टियां तक हो सकती हैं। अभी तक लगभग 1 दर्जन से अधिक पार्टियां हमारे साथ आ चुकी हैं, जो आम जनता पार्टी इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रही हैं और तीसरा विकल्प देश को देने जा रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी, जैसे आप कह रहे सभी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, आखिर क्या मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा होगा किसानों की एमएसपी की गारंटी, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार को मौलिक अधिकार की गारंटी देना, मजदूरों को उनको वाजिब हक दिलाना, और पुराने किसान और पुराने जो जवान हैं उनकी पेंशन की बहाली, तथा जो वर्तमान समय में अभी ये सेना में अग्निवीर लाए हैं, इस अग्निवीर को रद्द करना, और पुराने ढर्रे से जिस प्रकार सेना हमारी सशक्त थी उसी प्रकार से सेना को फिर से सशक्त करना, और मजदूरों को उनको वाकिफ हक देना, देश के सभी लोगों को अधिकतम जो है 1.5 साल के अंदर जस्टिस देना, यानी न्याय देना, ये हमारा इशू होगा। आपकी पार्टी के बैनर तले कई प्रत्याशी पिछले विधानसभा चुनाव में लड़े थे, आखिर उन सबको शिकस्त खानी पड़ी, इसके पीछे क्या वजह थी? जी बिल्कुल, मेरा एक प्रयोग था। आप जानते हैं, देश के सभी दर्शक जानते हैं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसके मात्र 2 सांसद हुआ करते थे। लंबे दिनों तक 2 सांसद रहे। इसी प्रकार से तमाम पार्टियां बनी हैं जो लंबे वर्षों के बाद ही सफल होती हैं। अगर मैं तपस्या के मामले में कहूं तो निश्चित तौर से बुद्ध की तपस्या वो 14 वर्ष की है। कांसीराम की जो पार्टी बनी थी, मानवर कांसीराम ने बनाया था, 14 वर्षों के बाद सफलता मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करें अगर, तो उनको भी लगभग 14 वर्षों के बाद ही सफलता मिली थी। और मैं भी तो उसकी 2009 से इस मिशन का शुरुआत किया था, और आज हम 23 हो चुका है, यानी 14 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं। इस 14वें वर्ष में निश्चित तौर से हमें सफलता मिली थी। 14 वर्ष के बाद ही सबको सफलता मिलती है, और मेरे जीवन का भी ये 14 वर्ष पूरा हुआ है। इस बार हम इस देश में पहली बार बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव लड़ने में सफल होने जा रहे हैं, और हमारे बगैर कोई सरकार ना बने ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आपसे कि आप किसान परिवार के बेटे हैं, किसान के घर में पले बढ़े, वहीं जन्म हुआ, अचानक राजनीति का जो ये सफ़र शुरुआत हुआ, आखिर हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेरक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है, इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? जब मैं एक बार यहाँ से निकलकर दिल्ली के उस स्थान पर गया जिसे राजघाट कहते हैं, तो राजघाट पर जब मैं चौधरी चरण सिंह की समाधि पर गया, चौधरी देवीलाल की समाधि को मैंने देखा, तो वहाँ मैंने ये पाया कि एक किसान नेता होने के नाते उनके समाधि के साथ भी भेदभाव किया गया है। किसान घाट पूरा जो है वो इतना, उसकी हालत खराब थी, यानी वहाँ सफाई का कोई कार्य नहीं किया गया था। पूरा राजघाट देखा तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर 24 घंटे दीपक जल रहा था। 42 एकड़, 44 एकड़, 62 एकड़ में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू विराजमान थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कायस्थ बिरादरी के थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों महापुरुषों की समाधि वहाँ मुझे नहीं मिली, नज़र नहीं आई। तो मुझे एक लाइन याद आई, है कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिले कुए यार को, यानी देश के पहले राष्ट्रपति, देश के रियासत के मंत्री जिन्होंने भारत को बनाया, 2 गज जमीन भी वहाँ पर इन कांग्रेस के लोगों ने, यानी नेहरू गांधी परिवार ने उनको नहीं दिया। बड़े दुख की बात हुई। और राजेंद्र प्रसाद
जो कायस्थ समाज में थे, जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, जब उनकी समाधि पर मैं पटना के सदाकत में पहुंचा और उनकी समाधि पर गया तो मुझे 1 घंटा वहां रोना हुआ। यानी देश के पहले राष्ट्रपति की समाधि पर लोग जूता चप्पल उतार कर बैठे हुए थे, उस पर कपड़ा धुल करके वहाँ के जो धोबी भाई हैं उस पर कपड़ा सुखा रहे थे। अर्थात इस देश में जो देश के असली नायक थे उनके समाधियों के साथ भी भेदभाव किया गया है। आपने पार्टी गठन किया और पूरे देश में तमाम सदस्य आपके पार्टी के लोग बने, चुनाव भी लड़े, तो इतना सब कुछ होने के बाद आपने क्या किया उन लोगों के लिए? क्या आप दोबारा गए उनकी समाधि पर? जी, दोबारा मैं कई बार अपने साथियों की टीम ले जा करके गया और सच ये है, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये सच है कि मेरी जो पूरी जन जागरूकता है या जो पूरी पार्टी जो मेरी बढ़ रही है, ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, जिनके समाधियों के साथ इस देश के गांधी परिवार ने इतनी नाइंसाफ़ी किया, शायद आध्यात्म में, शायद उनकी आत्माओं का, शायद उनकी वचनों का ही असर रहा कि मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हूँ। इतिहास के लोगों को लेके बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी धन, कभी भी इंसान यानी धन मन जन किसी की भी कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है उन महापुरुषों के ऊपर काम करने के कारण। नहीं, जो ये समाधि का मामला था तो इसको आपने उठाया तो आपकी पार्टी बहुत मजबूत हुई, तो क्या आगामी चुनाव में आपका मुद्दा समाधि होगा? नहीं, मेरा मुद्दा तो बहुत सारा चीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ समाधि भी होगा। यानी जब हमारी बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी तो हम इन महापुरुषों के साथ जो नेहरू परिवार ने नाइंसाफ़ी किया है उसको भी हम उठाएंगे, उसको भी हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी बात मेरे पिता के फोटो पर या देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि किसी के पिता की लाश के साथ यदि किसी ने नाइंसाफ़ी की हो तो क्या देश उसको माफ करेगा? तो चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जो अनुयायी हैं, क्या उनके साथ किसी ने इंसाफ़ी की होगी तो माफ़ नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से उनके साथ न्याय की भी हम बात करेंगे। हालांकि हम किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सुरक्षा और हमारे जो सेना के साथी हैं उनके इशूज़ को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन निश्चित तौर से यह भी हमारा एक इशू होगा।